नागिन किस्त 6। बहुत खूब मलका आलिया, आपकी अकल अपरंपार है। आप वाकई मलका बनने की अहल थीं। परी इसके पैरों को फिर चूम कर बोली, तो फिर जाओ और हो जाओ शुरू। किसी में इतनी कुव्वत नहीं जो तुम्हें कुछ कह सके। लेकिन जहां पनाह, अगर उन बातों की भनक महाराजा रामनाथ को हो गई तो क्या होगा? शकनतला ज़ल्फों को झटक कर बोली। शकनतला के हुस्न का जादू महाराजा को अपने सेहर में ले चुका है। हमारे हसीन शरीर ने महाराजा को दीदा बना रखा है। तो इतनी छोटी बातों की चिंता ना किया कर, परंतु एक चीज का बंदोबस्त करो। महाराजा का बूढ़ा खोसत शरीर हमारे जवां मन की प्यास बुझाने से कासिर है। हमारे लिए किसी कड़ियल खूबसूरत नौजवान का बंदोबस्त भी तुम्हें करना होगा। मेरा मतलब समझ रही होता? शकनतला ने आखिरी फिक्रा मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए किया। कैसे ना समझूंगी महारानी जी, आखिर को आपकी गुलाम हूँ। अब तुम जा सकती हो। महारानी अपने नफीस पलंग पर दराज होकर बोली, और देखो हमारे लिए किसी कनीज के हाथ आला दर्जे की शराब भिजवा दो। जो हुक्म मेरी आका। परी ने झुककर फर्शी सलाम किया और उल्टे कदमों चलती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। राजा रामनाथ सरकारी कामों से फारिग हो चुके थे और अब शकनतला की रुत मन में सजाए ख्वाबगाह की तरफ रवां थे। वजीर आजम बाल ठाकरे, सिपा सालार बलगराम और शाही जादूगर सामरी, जो कि मुकम्मल गंजा और सियाह काला था, उनको जनान खाने की हुदूद तक छोड़ने के लिए इनके साथ साथ चल रहे थे। रामनाथ सामरी से कह रहे थे, हाँ तो सामरी, तुम हमारी नई रानी शकनतला के लिए अपने इल्म और नुजूम की मदद से जन्म कुंडली जाचा तैयार कर रहे थे। इसका क्या हुआ? जहां पनाह, सामरी अपनी चमकती टांग पर हाथ फेर कर बोला, मेरा जादू कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सर चढ़कर बोलता है। सारा जाचा तैयार है, परंतु एक उलझन दूर करने लिए रात के आखिरी पैर शहर से बाहर पुराने शमशान घाट में अपने गुरु शदाद जादूगर की बदरू से मुलाकात करूंगा और कल सुबह आपको सारी कथा सुनाऊंगा। ए सामरी, महाराजा हंसते हुए बोले, दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई है, पर तुम जादूगर लोग रूहों के पीछे पड़े हुए हो। भाई अजीब है तुम लोगों का दिन भी। अच्छा भाई, अब तुम लोग वापस जाओ, शाम हो रही है, कल दरबार में मुलाकात होगी। और फिर सामरी और बाल ठाकरे महाराजा को ठिठक कर आदाब करते पीछे हट गए। अब जनान खाने की हुदूद शुरू थी, लिहाजा शाही फौज का मुहाफिज दस्ता भी वहां रुक गया। रंग बिरंगे लबासों में मलबूस खूबसूरत कनीजों ने राजा को अपने घेरे में ले लिया। शाही फौज का ये दस्ता अब रात भर शाही क़यामगाह की हिफाजत की गर्ज से आया था और सुबह से तैनात दस्ता अब वापस जाने की तैयारी कर रहा था। सिपा सालार बलगराम, जो मजबूत जिस्म, ऊंचे कद और साफ रंगत का मालिक, अपने मातहतों की ड्यूटियां लगाने लगा। राजा अब जनान खाने की हुदूद में आ गए थे और दो खूबसूरत कनीजों की कमर में हाथ डालकर उनको पहलू से चमटाए खरामा खरामा चल रहे थे। बाकी कनीजें हंसी बखीरती इसके दाएं बाएं और पीछे चल रही थीं। अरे भाई, वो को शैली कल के नजर नहीं आ रही? महाराजा ने कनीजों से पूछा। तमाम कनीजें एकदम खामोश हो गईं, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कोई जवाब ना मिला तो महाराजा झला गए, क्या बात है, बकती क्यों नहीं? मैंने क्या पूछा है, तुम बताओ नरमला। महाराजा ने दाएं पहलू से चमटी कनीज को मुखातिब किया। जहां पनाह को शैली को कनीज खास के उहदा से हटा दिया गया और अब परी जी कनीज आ लिया है। परी, महाराजा जहन पर जोर देते हुए बोले, ये कौन है? किसने उसे कनीज खास बनाया? हमारे इस्तकबाल को क्यों नहीं आई? महाराजा माथे पर बल डाल कर बोले, और को शैली किधर है? जहां पनाह नरमला महाराजा के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए बोली, नई मलका शकनतला जी ने को शैली को बरतरफ किया है और इन्होंने ही परी को कनीज आलिया का दर्जा दिया है और को शैली अब परी की खिदमत गुजार है और इस्तकबाल के लिए ना आने का सबब तो परी जी ही बता सकती हैं। महाराजा ने अब दोनों कनीजों की कमरे हाथ निकाल लिए थे, क्योंकि शाही उजला उरूसी करीब आ गया था और शाही चौबदार महाराजा की आमद की इत्तिला कर रहा था। शकनतला, जो नींद दराज शराब की चुस्कियां ले रही थी, महाराजा की आमद की इत्तिला पाकर मसहरी से नीचे उतर गई थी और शराब का आबखोरा करीब खड़ी कनीज के सुपरिद किया और अपने सरापे का जायजा लेने लगी।
इतने में महाराजा पर्दा सरका कर अंदर दाखिल हुए। शकनतला से उनकी आंखें चार हुए। महाराजा खल उठे। शकनतला मुस्कुरा दी और अरिया बाही वार कर दें और धड़ाम से इतनी कनीजों की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए महाराजा के सीने से जा लगी। महाराजा ने भी दोनों हाथ कमर में डालकर उसे भैंच लिया और शकनतला ने बाएं रामनाथ की गर्दन में गुल कर दें और मुस्कुराने लगी। तमाम कनीजें सर झुकाए शकनतला की किस्मत पर निकवूहत कर रही थीं। चंद सातें उसी तरह गुजर गईं। फिर महाराजा ने आहिस्तगी ये उसे अलहदा किया और तमाम कनीजों को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। थोड़ी देर दोनों बातों में लगे रहे। फिर एक कनीज इजाजत पाकर अंदर आई और रात भोजन तैयार होने की खबर की महाराजा और शकनतला बाहों में बानही डाले खाने के कमरे में आ गए। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। कनीजें मोर छलती रहीं। खाने के बाद कहवा का दूर चला और फिर दोनों सुबह तक के लिए हजला उरूसी माँ बंद हो गए। शकनतला ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बागीचे की तरफ वाली तमाम खिड़कियां ताज़ा हवा के लिए खोल दें। कमरे में कई शमदान रोशन थे और उन पहली और सुर्ख रोशनी में शकनतला शाहाना लिबास के अंदर परी पैकर मालूम रही थी। राजा कुशादा रेशमी बिस्तर पर नींद दराज हो चुके थे। अब शकनतला ने नींद दराज महाराजा के जूते उतारे और इनके पांव हुले हुले मुसलने लगी। बिस्तर साथ ही छोटी सी मेज पर आला दर्जे की शराब और 2 जाम रखे थे और मेज पास ही महाराजा के लिए आला तंबाकू से मुज़य्यन हुक्का ताज़ा करके रखा हुआ था। शीशे की अजी जो पानी से भरी थी और 2 खूबसूरत ग्लास भी मौजूद थे। शकनतला ने दोनों जाम शराब से भरे और एक जाम झुककर लहराते हुए महाराजा को पेश किया तो शराब शबाब देखकर महाराजा की सांसें बेतरतीब होने लगें। इन्होंने शराब की 2 चुस्कियां लेकर ग्लास मेज पर रखा। अब शकनतला ने हुक्के की ने महाराजा की तरफ की। महाराजा ने जैसे ही अपने होंठने की तरफ बढ़ाए, शकनतला ने आगे बढ़कर महाराजा होंठ चूम लिए और खिलखिलाकर हंस दी। हंसने से गालों पर डिम्पल गिरे हो गए। अब मुआमला रामनाथ के बस से बाहर हो रहा था। इन्होंने तेज तेज हक्के से 2 कश लिए और शकनतला को दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन शकनतला फौरन चिकनी मछली की तरह इनकी दस्तरस से दूर हो गई और दोनों हाथों की मुट्ठियां गालों के नीचे रखकर महाराजा से दूर खड़ी दावती अंदाज में मुस्कुराने लगी। हमारे सबर का इम्तिहान ना लो शकनतला, सबर का फल मीठा होता है जहां पनाह। शकनतला लंबी लंबी ज़ल्फों को झटके से पीछे करते हुए बोली। शकनतला तुम्हें मेरे प्यार की कसम, महाराजा बजाते हुए बेबसी से बोले। अच्छा जी हुजूर, मुझसे प्यार भी करते हैं। शकनतला ने दाईं उंगली ठोड़ी के नीचे तल पर रखकर अदा से पूछा। क्यों, तुम्हें कोई शक है? भला कितना प्यार करते हैं आप अपनी शकनतला है। जितने आसमान पर तारे हैं, तारे तो इंसान की दस्तरस से दूर हैं। अच्छा तो फिर जितने रेत के जरे हैं, ना भी ना, रेत आंखों में पड़ गई तो प्यार का रास्ता भी नजर ना आएगा। अच्छा तो फिर जितने हमारे महल की क्यारियों में फूल हैं, फूलों के साथ तो कांटे भी होते हैं। हुजूर, शकनतला खरामा खरामा चलाती हुई महाराजा के पास पलंग पर बैठती हुई बोली। उसी तरह जितना आप मुझे और शकनतला आपसे प्यार करती है, इतने ही हमारे प्यार के दुश्मन भी हैं। दुश्मन? कौन है हमारे प्यार का दुश्मन? महाराजा हैरत से बोले। नए दुश्मनों को तो छोड़ी, अभी तो मेरे 4 दुश्मन आपकी कैद में जिंदा हैं और आपने इन्हें कोई सजा नहीं सुनाई। शकनतला ने रोते हुए कहा। अच्छा अच्छा, महाराजा याद आने वाले अंदाज में बोले। इन खबीसों की बात तो नहीं कर रही हो जिन्हें दरियाए कालका के किनारे तुम्हारे साथ गिरफ्तार किया गया था? मैं भी तो आपके प्यार में गिरफ्तार हूँ, शकनतला ने अपना सर रामनाथ के कंधे से लगाते हुए कहा। बांधा तो तुमने हमें अपनी ज़ल्फों से है, महाराजा शकनतला के बालों से खेलते हुए बोले और फिर गोया हुए। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे 4 दुश्मनों को कल ही हाथी के पाँव के नीचे कुचलने की सजा दे दूंगा। और ये मंजर चाहो तो तुम भी देख सकती हो। अर्जुन को कत्ल होते इन 4 कुत्तों के अलावा सिर्फ मैंने देखा है। उनको मरते हुए सारा जमाना क्यों देखे? शकनतला अपना सर महाराजा के जानों पर रखकर लेटते हुए बोली। बड़ा प्यार है तुम्हें अपने पहले पिया पे, महाराजा खफगी से बोले। तो शकनतला ने फौरन अपनी सिडोल बानही महाराजा की गर्दन में हमाल करते हुए
इन्हें अपने गदाज सीने पर गिरा लिया और बोली, जहां पनाह, अब तो मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए है। लेकिन उन कातिलों के हाथ बात प्यार की नहीं, इंतकाम के उधार की है जो मेरे सर पर है। मेरी छोटी सी इच्छा है कि वो चारों कातिल आप किसी ऐसे खुफिया तहखाने में बंद करके तहखाने की चाबी मेरे हवाले कर दें, जहां मैं उनसे अपने इंतजाम को पूरा कर सकूं और इनकी आवाज भी बाहर ना जा सके। ये कौन सी बड़ी बात है? शकनतला महाराजा ने इसे लिपटा कर लिटाते हुए कहा। इस खुवाबगाह के एन नीचे खासी तह में एक ऐसा कैद खाना है जहां कैद होने के बाद रामनाथ का कोई दुश्मन फिर आसमान देखने की ख्वाहिश मन में लिए नरक सुधार जाता है। ये इंकिशाफ सुनते ही शकनतला की आंखों में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। मैं कल सुबह ही तुम्हें ये तहखाना दिखाकर तुम्हारे चारों दुश्मन इसके अंदर कैद कर दूंगा, फिर चाहे तुम इन्हें कल ही कत्ल करो या सारी जिंदगी ससका कर मारो, अब खुश हो। महाराजा शकनतला का चेहरा हाथों के प्याले में थाम कर बोले। सुबह क्यों, अभी दिखा दें, शकनतला लाडले लहजे में बोली। बहुत जिद्दी हो, महाराजा हथियार डालते हुए बोले और बिस्तर से उतर गए। आओ मेरे साथ, इस वक्त तहखाने तक तो नहीं जा सकते, परंतु मैं तुम्हें एक अनोखा रास्ता बताता हूँ। शकनतला भी बिस्तर से उठकर अपनी दराज खूबसूरत ज़ल्फों को दुरुस्त करते हुए महाराजा के साथ होली। कुशादा कमरे के एक कोने में आकर महाराजा ने फर्श पर पड़ा कालीन हटाया तो नीचे सुर्ख रंग का एक गोल निशान बना हुआ था। फिर महाराजा ने जूते उतारकर अपनी एड़ी इस सुर्ख निशान के एन ऊपर रखी और पाँव का पंजा जमीन से उठाकर दाएं तरफ जोर से घूम गए। तो शकनतला का मुंह हैरत से कौला रह गया, क्योंकि अब दीवार पर रंगों से बनी दो फूलों की बेलें जो छत से फर्श तक थीं, एक दूसरे से बेआवाज जुदा होने लगे और दीवार के अंदर अब तकरीबा इतना शिगाफ पैदा हो गया था कि कम अज कम 2 आदमी बैक वक्त गुजरकर दूसरी तरफ जा सकते थे। महाराजा दीवार के दूसरे जानिब गए तो शकनतला भी साथ ही चली गई। अब उसने देखा कि तकरीबन 4 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे तंग कमरे में थी और सामने सपाट दीवार थी और फर्श पर यहाँ भी कालीन था। अब महाराजा ने दाएं और बाएं दीवारों के नीचे फर्श से कालीन हटाया तो वैसे ही सुर्ख गोल निशान बने थे। शकनतला, ये दाएं तरफ वाला सुर्ख निशान वैसे ही एड़ी से दाएं तरफ घुमाओगी तो रास्ता कैद खाने की तरफ जाएगा और बाएं दीवार के साथ बना सुर्ख निशान वैसे ही दाएं तरफ घुमाने से एक तवील राहदारी में पहुंच जाओगी और आखिर तक चलते चलते खासी देर के बाद ये सुरंग महल से बहुत दूर पहाड़ियों के अंदर एक वीरान जगह पर जा निकलेगी। अगर कभी शहंशाहों और महाराजों पर मुश्किल वक्त आन पड़े तो ऐसे ही खुफिया रास्ते वो अपने फरार के लिए तैयार रखते हैं। और सुनो, उन दोनों गोल निशानों में से किसी एक को बाएं तरफ घुमाने से ख्वाबगाह की दीवार ऐसे जड़ जाएगी कि पता भी ना चलेगा और उसे ही निशान कैद खाने और फरार वाली दीवारों के अंदर भी हैं, ताकि ये दीवारें भी बंद करके किसी को अपने पीछे आने से रोका जा सके। आओ अब आराम करें। और फिर महाराजा शकनतला को लेकर ख्वाबगाह में आ गए और गोल निशान पर एड़ी रखकर उसे बाएं तरफ घुमाया तो दीवार मुकम्मल खामोशी से ऐसे साथ मिल गई जैसे यहाँ दीवार के अलावा कुछ भी नहीं। शकनतला का मुंह हैरत से अब तक खिला था। इतना बड़ा राज मिलने की इसको तवक्को तक न थी। मुंह बंद कर लो, शकनतला मुखी पड़ जाएगी। महाराजा ने उसे बाजुओं में भरकर बिस्तर पर प्यार से फेंकते हुए कहा तो शकनतला होश में आ गई और खुद सुपुर्दगी के आलम में महाराजा की बाहों में कैद हो गई। परी अपने पलंग पर थी। 2 खूबसूरत कनीजें सरहाने और 2 पायंती खड़ी थीं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खूबसूरत गाव तकिए के साथ सुर्ख रेशमी साड़ी जेबतन के टेक लगाकर लेटी थी। 2 बांदियां इसकी टांगें दबा रही थीं। हाथ और पांव मेहंदी से सजे थे। बगैर आस्तीनों वाले ब्लाउज और कलाइयों में रंगीन चूड़ियां, माथे पर बंदिया और होठों पर लाली, आंखों में कुचले की धारी, बाएं हाथ में बांस का बना हुआ मोटा बैत थामे होले होले दाएं हाथ पर मार रही थीं। कुशली और साधना कमरे के वस्त में खड़ी खौफ से कांप रही थीं और परी इस सूरत हाल और अपने वसी इख्तियारात से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रही थी। कुशली पर ये मुस्कुराते हुए बोली, जी कनीज आलिया, आज से सिर्फ चंद दिन पहले उस वक्त इस पलंग पर कौन लेटा था? जी मैं,
को शैली के कांपते होंठों से बमुश्किल निकला, आपके बदन पर यही साड़ी थी। जी कनीज आलिया, यही कनीजें पलंग के गर्द खड़ी थीं। जी हाँ, उसी तरह नर्मला और सोशीला टांगे दबा रही थीं। अब को शैली के मुंह से कोई बात ना निकल सकी। चंद लम्हे पर ये ने उसको देखते रहने के बाद हाथ में पकड़ा बैद जोर से को शैली की जानिब फेंका, और को शैली ने एकदम हाथ आगे कर दिया तो बैद पूरी कुव्वत से इसके उल्टे हाथ पर लगा। दर्द की शिद्दत से वो हाथ झटकने लगी। तकलीफ की शिद्दत अब भी इसके चेहरे से नुमाया थी। एक कनीज ने डंडा अपने दोनों हाथों में उठाकर एक बार फिर परी को पेश कर दिया, लेकिन अब पर ये साथ खड़ी कनीज के हाथ से जाम लेकर शराब की चुस्कियां ले रही थी। पहली कनीज दोनों हाथों के ऊपर डंडा रखे इस पोजीशन पर जुअकी रही। को शैली परी फिर मुखातिब हुई, मेरी हर बात का जवाब दो, वरना उसने जानबूझकर जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। बताओ। उसी तरह नर्मला और सोशीला हुजूर की टांगें दबा रही थीं। हजजी कनीज आलिया, अब उसकी आवाज भराई हुई थी। उसी शराब से आप शगफ फरमा रही थीं, और यही बैद आपके हाथों में था। हाँ जी। जहाँ आप खड़ी हैं वहाँ कौन खड़ा था? आप कनीज आलिया, आपने मुझे गालिबन उसी बैद से मारा था। हज हाँ। को शैली अब आने वाले वक्त को भान पर चुकी थी। क्यों मारा था हुजूर ने मुझे? जी मैंने कहा था कि ये नया बैद आज ही मंगवाया है, जरा उसको चेक कर लूं। अच्छा जी। परी उठकर बैठ गई और आंखें झपका कर बोली, अब मुझसे क्या तवक्को करती हैं? परी जी मुझे मुआफ कर दें। को शैली ने आगे बढ़कर अपना सर परी के कदमों में रख दिया। इसे अपना हश्र सामने नजर आने लगा। वो अब बाकायदा रो रही थी। परी ने दायां पांव जोर से चलाया, जो को शैली के मुंह पर पड़ा, और वो पीछे की जानिब गिरी। जब उठी तो होंठ फट चुका था और खून की पतली लकीर बाहर आ रही थी। नर्मला और सोशीला परी जोर से बोली, जी कनीज आलिया दोनों एकदम सीधी खड़ी हो गईं। बैद लो और दोनों को शीली और साधना पर बरसाना शुरू करो, और उस वक्त तुम्हारा हाथ रुके जब उन दोनों की चमड़ी जगह जगह से अधर चुकी हो। नर्मला ने सपाट चेहरे के साथ बैद पकड़ लिया। सोशीला दूसरा बैद उसी पिलिंगा के नीचे पड़ा है, और सोशीला ने फौरन झुककर पलंग के नीचे से दूसरा बैद निकाल लिया। और थोड़ी देर बाद बेदों के बरसने और साधना और को शैली की चीखों की आवाज में मुसलसल आने लगी। कमरे में मौजूद तमाम कनीजें सहम चुकी थीं, जबकि परी मुस्कुराते चेहरे के साथ एक हाथ से शराब की चुस्कियां लेने लगी और दूसरे से अपने सीने पर पड़ी खूबसूरत चोटी से खेलने लगी, और शौक नजरें तरपती को शैली और साधना पर जमा दें। रात में वो लम्हा था जब चांद तरह चमकती टिंड अमावस की तरह सियाह शक्ल का सामरी जादूगर शहर से दूर पुराने शमशान घाट में बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे अपने गिरोह की बदरूह से राब्ता के लिए एक टांग पर खड़े होकर नरक जाप शुरू कर चुका था। सामने लकड़ियों का छोटा सा अलाव जल रहा था। सामरी के कांधे पर एक काना उल्लू बैठा हुआ था। सियाह काली रात आग की रोशनी में सीधे हाथ में इंसानी खोपड़ी और उल्टे हाथ में पिंडली की हड्डी थामे इसके होंठ हिल रहे थे, और उस वक्त वो खुद एक बदरूह समा था। कुछ देर बाद वो जमीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। खासी देर तक उसी हालत में वो कोई मंत्र पढ़ता रहा, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खोपड़ी जमीन पर रख कर सामने पड़े प्याले से मुट्ठी भरकर कोई चीज उठाकर आग में फेंक देता, जिससे आग मजीद भड़क उठती। काफी देर ये अमल जारी रखने के बाद अचानक कब्रिस्तान का सन्नाटा चमगादड़ों की चीखों से टूट गया। तमाम चमगादड़ें अपने ठिकानों से बाहर निकलकर फिजा में चक्कर लगाने लगे। बलिया कुत्ते अपने अपने बिलों से निकलकर मनहूस आवाजों के साथ रोने लगे। मन सामरी ने कांधे पर बैठा एक आंख वाला उल्लू पकड़कर आग के अंदर फेंक दिया, और उसके साथ ही दाएं हाथ में पकड़ी इंसानी खोपड़ी भी आग में झोंक दी। फौरन ही एक चटाख पैदा हुई और खोपड़ी टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में बिखर गई और आग बुझ गई। अब 400 मुकम्मल अंधेरा था। अलाव से अब सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा धुआं उठ रहा था, और धुएं से अब किसी जानदार शय का किसी हैवला नजर आने लगा। हैवला आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा हो रहा था, और इसके लंबे दांत कई फीट थे और दर्जनों काले गलीज बाजू थे। आंख के ढीले बाहर निकलकर लटक रहे थे, और लंबी जबान बार बार अंदर बाहर कर रहा था। सामरी खुशी से उछलने लगा। इसके गुरु उस्ताद की बदरूह आ गई थी। उस्ताद, उस्ताद मुझे पहचान। सामरी ने गुरु की बदरूह को मुतवज्जह किया।
तुझे पहचान चुका हूँ, खबीस इंसान। बदरूह की मनमनाती लेकिन गूंजदार आवाज निकली। क्यों किया?